हेलो दोस्तों, नमस्कार। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो सीरीज है, ये करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और ये मैगजीन का नाम है आई दृष्टि घटना चक्र। और आई दृष्टि घटना चक्र जितनी भी करंट अफेयर की मैगजीन आती है उनमें से सबसे टॉप पे होती है और सबसे ज़्यादा डिमांड होती है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बचते हैं। ठीक, अभी हाल में पता होगा कि पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, और पीसीएस के एग्ज़ाम से पहले इस जो मैगजीन है इस लॉन्च किया जाता है। और पीसीएस के एग्ज़ाम के दौरान जितने भी एस्पिरेंट पीसीएस के होते हैं वो सारे के सारे एस्पिरेंट इस बुक को फॉलो करते हैं और जितने भी टॉपर हैं वो भी इस बुक को फॉलो करते हैं। खैर, इसी बुक से हम आज कंप्लीट करने वाले हैं बाकी के करंट अफेयर को। तो वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो। इसके साथ आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट पे विजिट करके बाकी की वीडियो भी देखें। ठीक, आज हम बात करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 के बारे में और इसमें जो है भारत की रैंक 8th प्लेस पे है। ठीक है ना। तो जितनी भी भारत की रैंक है वो आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है 59 देशों और एक यूरोपियन संघ ने हिस्सा लिया था। ठीक है, और इसमें 14 संकेतकों में देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जो है इसे जारी किया गया। इसमें 4 श्रेणियां हैं। ठीक, कौन कौन सी श्रेणी है वो देख लेते हैं। और पहली श्रेणी है इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, दूसरी श्रेणी है नवीनीकरण ऊर्जा, तीसरी श्रेणी है ऊर्जा उपयोग और चौथी है जलवायु नीति। ठीक, स्मरणीय तथ्य के बारे में देख लेते हैं। इसमें ये जो है ये 14 नवंबर 2022 को 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है अपने यहाँ बाल दिवस। ठीक है ना। तो उसी दिन जो है 2022 को COP27 के दौरान जो है जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इसको इसका शॉर्ट में नाम है कैन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक, तथा तथा आगे बात की गई न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जो संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023, ठीक है 2023 CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 को जारी किया गया है। ठीक है, तो जारी किसके द्वारा किया गया? कैन के द्वारा। और ये है आपका न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक, आगे यहाँ देखते हैं। यह इस 2023 में 18वां संस्करण था। ठीक है, CCPI 2023 में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश शामिल नहीं हुआ है। ठीक, शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश शामिल नहीं है। जो टॉप है वो पहले चौथे स्थान पे शामिल किया गया है। वहाँ देखते हैं कौन सा देश जो है चौथे स्थान पे शामिल हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप चौथे स्थान पे जो है डेनमार्क शामिल हुआ है, 5वें स्थान पे स्वीडन और 6वें स्थान पे जो है ये आपका चिली है। ठीक, यहीं पे हम बात करते हैं भारत की। तो भारत की रैंक है इसमें 8th प्लेस पे। भारत की रैंक है 8th प्लेस पे और 67.35 स्कोर के साथ। बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 10वें स्थान एवं 2021 में 2022 में 10वें स्थान पे एवं 2021 में भी वह 10वें स्थान पे था। कौन? अपना देश भारत। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2022। ठीक है ना। तो वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2022 इसमें भारत की रैंक है 101 101वें स्थान पे है भारत। एंड यहाँ पे देख लेते हैं कुल जो है 133 देश इसमें शामिल हुए थे। और बाकी यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा 175 शहरों को भी इसमें शामिल किया गया है। और यहाँ देखते हैं जबकि अंतिम 5 स्थानों पर ये चार्ट है। चार्ट, ठीक है ना। आप PDF जब प्राप्त करें तो वहाँ पे साफ दिखेगा आपको चार्ट को जो है 133 यानी कि 133वें स्थान पर शामिल किया गया। कांगो डेमोक्रेटिक को जो है 132वें स्थान पे, वहीं इंडोनेशिया को 131वें स्थान पे और अंगोला को 130वें स्थान पे शामिल किया गया। वहीं अगर हम माली की बात करें तो ये जो है 129 यानी कि 129वें स्थान पर शामिल किया गया। ठीक, भारत की स्थिति अभी हम बात कर भी चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत की स्थिति 101वें स्थान पे है। ठीक है, और बस इतना इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 के बारे में। और इसमें जो है भारत की रैंक है 86, 86वें स्थान पे भारत है। एंड यहाँ पे कुल देश जो शामिल हुए थे ये 194 देश शामिल हुए थे और भारत का स्थान इसमें 86वां है और स्कोर है 48। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रूरल ऑफ
इंडेक्स, लॉ इंडेक्स 2022, ठीक है। और इसमें जो है आपका, इसमें जो है भारत की रैंक है 77, 77वीं। 13वां संस्करण हुआ था, ठीक है ना, 2008 में रूरल लॉ ऑफ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 2022 का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिपोर्ट का एक 13वां संस्करण है, ठीक। एंड यहाँ पे देख सकते हैं 8 कारकों में इसको विभक्त किया गया है। 8 कारकों में जो है 44 संकेतकों के आधार पर इसको विभक्त किया गया, ठीक, बांटा गया है। बाकी टॉप कंट्री को देख लेते हैं। टॉप कंट्री में डेनमार्क ने टॉप किया है, फिर नॉर्वे ने सेकंड स्थान और फिनलैंड ने जो है थर्ड स्थान प्राप्त किया है, ठीक। वहीं यहाँ पे हम बात करें तो सूचकांक में 6 दक्षिण एशियाई देशों को भी शामिल किया गया, जिसमें नेपाल का 69वां प्लेस है, ठीक। इसके साथ अगर हम श्रीलंका की बात करें तो 74 प्लेस है, और भारत की बात करें तो उस पर 77 प्लेस है, ठीक है। 77वां प्लेस है भारत का। इसी में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये है आपका वैश्विक भूख सूचकांक, ठीक है ना। वैश्विक भूख सूचकांक में जो है भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक है 107, ठीक है ना। भारत की रैंक है 107, 107वीं। और इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, IFPRI, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें जो है 5 वर्ग बनाए गए हैं, जिनके आधार पर किसी देश में भुखमरी की जो तीव्रता, ठीक है, का आकलन किया जाता है। और जो 5 वर्ग हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं 9.9 या उससे कम स्कोर, 10.0, फिर 20.0, 35 और 50.0 के आधार पर इसको, अगर जिस देश का स्कोर जो 50 या उससे अधिक है तो वहाँ पर जो है भुखमरी चरम पे है, ठीक। यहाँ देख लेते हैं इसका जो है इस बार 17वां संस्करण है। एंड बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भारत की रैंक की। हालांकि बात भी कर लिया, भारत की रैंक इसमें 107वें रैंक है, ठीक है ना, 7वें स्थान, 107वें स्थान पे। अब बात करते हैं क्यू और एस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। IIT मुंबई ने टॉप किया है देश में, ठीक है ना। और बाकी टोटल में बात की जाए तो IIT मुंबई का 40वां स्थान है, ठीक। यहाँ पर कई यूनिवर्सिटी रैंक जारी करती हैं, तो आप दोनों सबको जो है एक साथ लिख के उसके बाद याद करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। इस बार इसका 15वां संस्करण था और 760 संस्थानों ने इसमें भाग लिया था, ठीक। वही बात करें सर्वाधिक विश्वविद्यालय जो है चीन के शामिल हुए हैं, ठीक है। सर्वाधिक विश्वविद्यालय चीन के शामिल हुए 125, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं टॉप की बात करें, QS रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। टॉप में जो पेकिंग विश्वविद्यालय है, चीन का है मुख्य भूमि, ठीक है ना। और इसका समग्र स्कोर है 100। और वहीं सेकंड प्लेस पे अगर हम बात करें तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। एंड थर्ड स्थान पे बात करें तो ये सिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना की है, ठीक। सीट्स 100 में शामिल भारतीय इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 40वां रैंक, 40वीं रैंक IIT मुंबई की है, फिर 40वीं रैंक IIT दिल्ली की, 52वीं रैंक जो IISc बेंगलोर, और 53वीं रैंक है जो IIT मद्रास, और 61वीं रैंक जो है ये आपकी IIT खड़गपुर की है, ठीक। बाकी यहाँ नीचे भी देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023। इसमें जो है 40वीं रैंक है भारत की, ठीक। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, इसमें कुल जो है 104 देशों एवं क्षेत्र के कुल जो है 1799 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, ठीक। 104 देश के 1799 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। और यहाँ बात करें तो समग्र रैंकिंग में USA के करीबन 177 या 177 विश्वविद्यालय शामिल किए गए, जो सबसे अधिक हैं, ठीक। और इसके बाद जो है क्रमशः 177 विश्वविद्यालय USA के, 117 विश्वविद्यालय जापान के, और UK के 103 विश्वविद्यालय, चाइना के 95 विद्यालय, और भारत के जो है 75 विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है या शामिल किए गए हैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय।
और इसमें जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को। और क्यूएस रैंकिंग में अभी हमने जो पढ़ा था, इसमें टॉप प्राप्त किया था चाइना की यूनिवर्सिटी ने, ठीक है ना, और जिसका नाम था पेकिंग। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 में स्थान प्राप्त नहीं कर सका है, बाकी 300 में स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष 300 विश्वविद्यालय की सूची में एकमात्र भारतीय इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है भारतीय विज्ञान संस्थान। और जो क्यूएस रैंकिंग पड़ी थी, इसमें जो मुंबई शामिल हुआ था टॉप 40 प्लेस पे, ठीक है ना। तो मैं दोनों को साथ इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि दोनों में आपको कन्फ्यूजन न रहे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार की, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और ये जो है प्रथम बार पुरस्कार 1901 में बांटे गए थे। बाकी हम यहाँ बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को पहली बार जो 1969 में प्रदान किया गया था और इसकी शुरुआत जो है 1968 में या संस्थापना की गई थी। ठीक, यहाँ देख लेते हैं 3 अर्थशास्त्रियों को यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक, इकोनॉमिक के क्षेत्र में। ठीक, तो जिसमें इकोनॉमिक के क्षेत्र में जो दिया गया, एक बेन है, ठीक है ना, बर्ना के, और एक है डगलस डायमंड और एक है फिलिप डायबेक। ठीक, इसको याद कैसे करना, बर्ना देखो कई जगह बर्ना जो है हम किसे बोलते हैं, दूल्हे को, ठीक है ना, दूल्हे को बोलते हैं ना, बोलते हैं। ठीक, और बर्ना जब होता है ना, तो जब दुल्हन लेने जाता है तो वो डायमंड की रिंग पहन के जाता है। ठीक है, और इसके जो है इसके साथ हम इसको डायब विग या ऐसे याद कर लो, बड़े बड़े विग लगा के जाता है। ठीक, तो दूल्हा, डायमंड और विग, ठीक है ना, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और ये तीनों चीज़ें पैसे से संबंधित है और अर्थशास्त्र का पुरस्कार भी पैसे से संबंधित होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नीचे नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में 2022, ठीक है ना। 7 अक्टूबर 2022 को ओस्लो नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा वर्ष 2022 में इसको पुरस्कार को प्रदान किया गया था। और इसमें जो है शामिल किया जो पुरस्कार दिया गया, ये एलिस को, मेमोरियल को और ये सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, इन 3 संस्था को दिया गया है। ठीक, तो ये तीनों संस्थाएं हैं, ठीक है ना। ये एक संस्था रूस की है और बाकी जो है आपकी यूक्रेन की है। ठीक, एलिस, मेमोरियल और ये सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को दिया गया। ठीक, एलिस बेया क्या लिखा है, ये बेयालियात्स्की बेलारूस के मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं। बाकी अगर हम बात करें नेक्स्ट पुरस्कार की, तो यहाँ बात कर सकते हैं यहाँ पर साहित्य के नोबेल पुरस्कार की। तो ये मिला है साहित्य के नोबेल पुरस्कार एनी अर्नोक्स को, फ्रांसीसी लेखिकाएँ, 82 वर्ष की उम्र में इनको मिला गया। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रसायन के क्षेत्र में। बाकी तीन वैज्ञानिकों को पुरस्कार मिला है और ये 3 वैज्ञानिक हैं, कैरोलिन मार्टन और बेरिसार। कैरोलिन मार्टन बेरिसार, के एम और बी, ठीक है, ये मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक, के एम बी। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं भौतिक के क्षेत्र में, ठीक है ना। भौतिक के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिले ये देख लेते हैं। तो भौतिक के क्षेत्र में पुरस्कार मिले हैं, ये एलन को मिला है, जॉन एफ क्लॉजर को मिला और एंटोन जिलेंगर को मिला है। ठीक, और जो चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है केवल स्वांति पावे को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांति पावे को मिला है। और साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला था, एनी अर्नोक्स को, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसे मिला है, 3 को मिला था, अभी जस्ट हमने बात की, ठीक है, दूल्हे को और डायमंड को और एक बिग, ठीक है ना, दूल्हा डायमंड पहन के और बिग पहन के बारात में जाता। ठीक, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं म्यांमार के बारे में। ठीक, म्यांमार के बारे में, और FATF की ब्लैक सूची में शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना, म्यांमार को, अपना पड़ोसी देश है। और यहाँ देख लेते हैं FATF की पूर्ण बैठक संपन्न होगी, जिसकी अध्यक्षता जो है KT राजा कुमार के द्वारा की गई।
इसमें जो है म्यांमार को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और इसके साथ हम बात करें म्यांमार के साथ साथ जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है ना, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया को भी ब्लैक सूची में शामिल कर लिया गया है। और इसके साथ जो है हम बात करें इसके अतिरिक्त जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, मोजाम्बिक और तंजानिया को जो है ग्रे लिस्ट में सूची में शामिल किया गया, जबकि पाकिस्तान निकारागुआ को जो ग्रे लिस्ट या ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है। इसमें दो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया है और पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट पहले में था और उससे बाहर कर दिया गया। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के बारे में। भारत की रैंक है 40 प्लस 40वीं रैंक, ठीक है। और यहाँ स्मृति तथ्य के बारे में बात करें तो 15वां संस्करण है, ठीक है। और इसका शीर्षक थीम है नवाचार संचालित नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ, ठीक है। इसमें जो कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को मापकर उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई है। एंड यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं टॉप रैंक किसने प्राप्त किया। स्विट्जरलैंड ने टॉप रैंक प्राप्त किया, सेकंड प्लेस पे USA और तीसरे प्लेस पे स्वीडन, चौथे प्लेस पे आपका यूनाइटेड किंगडम और वहीं अगर पाँचवें प्लेस की बात करें तो नीदरलैंड है। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें भारत की रैंक के बारे में। तो भारत की रैंक जो है 36.6 स्कोर के साथ जो है 40वें स्थान पर प्राप्त किया भारत ने। ठीक, बाकी इतना काफ़ी है। अब हम बात करते हैं वैश्विक खाद्य सूचकांक 2022 में, और ये इसमें जो भारत की रैंक है 14, ठीक है। और इसमें हम देख लेते हैं 113 देश शामिल है और प्रमुख 4 स्तंभ है इसके, ठीक है। और प्रमुख 4 स्तंभ है, और ये कौन कौन से स्तंभ है, खाद्य सामर्थ्य और एक खाद्य उपलब्धता, एक गुणवत्ता एवं सुरक्षा और स्थिरता और अनुकूलता। ठीक, बाकी यहाँ पे इस बार जो है इसका एक 11वां संस्करण है, 113 देश शामिल है, बस दैट इज इनफ। एंड यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो इसमें जो है टॉप किसने प्राप्त किया है, ये टॉप किया है फिनलैंड ने, ठीक है। भारत का अभी अपन में पड़ा था 14वां स्कोर है, 14वां स्थान है। अब हम बात करते हैं, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, जिसमें जो है 3 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, ठीक है ना। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, जिसमें 3 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। तो वो शहर कौन कौन से, इनको ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। केरल के इसमें 2 शहर शामिल किए गए, नीलाम्बुर और त्रिशूर, ठीक। और एक तेलंगाना का शहर शामिल किया गया वारंगल। तो केरल के 2 शहर शामिल किए गए और एक जो है तेलंगाना का शहर शामिल किया गया। केरल के कौन कौन से 2, नीलाम्बुर और एक त्रिशूर, ठीक। और वहीं तेलंगाना की बात की जाए तो वारंगल शहर को शामिल किया गया है। ठीक, इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट है ये वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022, और इसमें जो है भारत की रैंक है 135, ठीक, 135 रैंक है। और इसको जो है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, 2006 में पहली बार जारी किया गया था। और वहीं हम बात करें 16वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 में आई अभी, ठीक है ना, 16वीं रिपोर्ट है, जारी की गई है और इसमें 140 देशों को शामिल किया गया है। ठीक, एंड यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आगे, टॉप जो है इसमें आइसलैंड ने किया है, फिनलैंड ने सेकंड स्थान और नॉर्वे ने जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक, इसमें जो है बॉटम की बात की जाए तो बॉटम में सबसे निचले स्थान पे अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और उसके बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अफगानिस्तान है 146वें स्थान पर, पाकिस्तान 145 और जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 144वें स्थान पे है। ठीक, वहीं अगर हम भारत की बात करें, भारत में जो 2021 की तुलना में 5 स्थानों में सुधार के साथ जो है वर्ष 2022 में 135वें स्थान पर पहुंच गया है। इस बार 2022 में 135वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें 2021 की भारत की, तो ये जो है 140वें स्थान पे था। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं बर्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के बारे में। ठीक, तो इसमें जो है प्रकाशन, इस रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष 1951 से किया जा रहा है। ठीक है, और यह जो है WPP श्रृंखला की 27वीं रिपोर्ट है। ठीक, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें जो है विश्व की
जनसंख्या के बारे में बात की गई है और विश्व की जनसंख्या अब जो है 8 अरब हो चुकी है। ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम याद कर लो, बर्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022। ठीक है, 1951 से जारी की जा रही है। एंड यहाँ पे हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों अनुमानों के तहत वैश्विक जनसंख्या निम्न स्तर बढ़ रही है। यहाँ पे एक अनुमान दिया कि 2030 तक विश्व की जनसंख्या 8.5 बिलियन हो जाएगी। वहीं 2050 की बात की जाए तो 9.7 और 2100 की बात की जाए तो ये 10.4 बिलियन हो जाएगी। ठीक, और इसी रिपोर्ट में बताया है कि अब जो है भारत की जनसंख्या चाइना की जनसंख्या से भी आगे निकल चुकी है। बस 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में आधे से अधिक अनुमानित वृद्धि जिन 8 देशों में केंद्रित होना संभावित है, जिसमें टॉप पे भारत है, फिर नाइजीरिया, फिर मिस्र। ठीक है, 2050 तक जनसंख्या जो है सबसे अधिक भारत की होगी, उसके बाद नाइजीरिया की, फिर मिस्र की, फिर पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, इसके बाद जो है आपकी इथियोपिया और फिर लास्ट में फिलीपींस, और सबसे अंत में बात की जाए तो संयुक्त गणराज्य तंजानिया की होगी। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें ये रहा, ये इम्पोर्टेंट डाटा है कि अब, ठीक है ना, अभी 2022 की बात की जाए तो चाइना की जनसंख्या इतनी है। ठीक है ना, और अब जो है 2050 तक भारत की जनसंख्या सबसे अधिक हो जाएगी, उसके बाद जो है चाइना की जनसंख्या होगी। ठीक, अब हम इसमें बात कर लेते हैं भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति में चयनित हो गया है। ठीक है, इसमें जो है 5 से 7 जुलाई 2022 को पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए पक्षकारों की महासभाओं का ये 9वां सत्र था, और जिसमें जो है यह तीसरा इसका कार्यकाल था। यह भारत का इस समिति के लिए तीसरा कार्यकाल था। वैसे 9वां है बट भारत के लिए तीसरा है, मतलब भारत अब तीसरी बार इसमें शामिल हुआ है। इसमें देख लेते हैं भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में जो है यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल भारतीय परंपराएं, जिसमें रामलीला को शामिल किया गया। ठीक है, दूसरे स्थान में वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा को शामिल किया गया, कुट्टियम को शामिल किया गया जो संस्कृत नाट्यकला है, और रमन को शामिल किया गया जो गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच है। ठीक है ना, और इनके साथ जो है ना ये वर्ष भी दे रखी है। या 2008 में रामलीला को शामिल किया गया। बाकी अभी क्या शामिल किया गया वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 2013 में संकीर्तन को शामिल किया गया था। ठीक है, एंड यहाँ नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2021 में जो कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और 2017 की बात की जाए तो ये कुंभ मेला को शामिल किया गया था। ठीक, अब हम इसमें नेक्स्ट और अंतिम टॉपिक के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के। ठीक है ना, इसमें है वैश्विक शांति सूचकांक 2022। इसमें जो है भारत की रैंक 135 प्लेस पे है। एंड अगर हम बात करें आगे तो इसका जो है इस बार 16वां संस्करण था। ठीक, और 163 देशों ने इसमें शामिल हुए थे। 163 देश इसमें शामिल हुए हैं। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना है। ठीक है ना, यूरोप में कम से कम लड़ाई होती है, तो विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र है। और सबसे ज़्यादा अशांति वाला क्षेत्र कौन सा है? अफ्रीका। और अफ्रीका में भी कौन सा विश्व का सर्वाधिक अशांति का क्षेत्र बना हुआ है? क्या? उत्तरी अफ्रीका। ठीक है ना, अफ्रीका इस प्रकार से कुछ, तो जो नॉर्थ का अफ्रीका है ये वाला जो है अशांतिपूर्ण क्षेत्र बना है। और देश की अगर हम बात करें तो आइसलैंड जो है सबसे शांतिपूर्ण देश है। आइसलैंड को यहाँ आइस पकड़ो, आराम से याद कर लोगे। और आइस कैसी होती है? ठंडी। ठंडी मतलब शांत। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप आराम से याद कर सकते हैं। और आइसलैंड कहाँ पे? यूरोप में, तो इसलिए यूरोप जो है सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण शहर है। इसके बाद अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण लोग वहाँ पे अधिक अशांत रहते हैं। इस प्रकार से आप कनेक्ट करके आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है ना, और अफ्रीका में भी जो ऊपर का पार्ट है, नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट जो है सबसे अधिक अशांत क्षेत्र होता है। इसमें अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो 5वीं बार जो लगातार अफगानिस्तान को विश्व के सबसे अधिक अशांत क्षेत्रों में, अशांत देश में शामिल किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं। टॉप पेज है आपका आइसलैंड। ठीक है ना, और सेकंड स्थान पे न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पे जो आइलैंड, चौथे स्थान पर डेनमार्क। इस रिपोर्ट में जो है हम भारत की रैंक दे लेते हैं। भारत की रैंक कहाँ पे है? तो भारत का जो स्थान है ये 135वां स्थान है। ठीक है ना, और अफगानिस्तान का स्थान सबसे अंत में है। ठीक, तो यहीं तक इस वीडियो को हम रखते हैं।
आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो में फीडबैक अवश्य दें कमेंट बॉक्स में, और इसके साथ अगर आपके मन में कोई सजेशन हो तो प्लीज़ सजेशन भी बताएं, ठीक। एंड वीडियो पूरा देखें, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।